नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ी अफ़गानिस्तान की, क्योंकि अफ़गानिस्तान, तालिबान ये सब आजकल नया शुरू हो गया है और एवरेज एक पाठक को, मेरे ऑडियंस को और जिस समाज में मैं रहता हूँ उनको एक अंदाज़ तो है कि कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है, कुछ अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या होंगे, वो अफ़गानिस्तान क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा एक क्विक रिकैप कर लें। अभी थर्सडे को, ये पहले से चल रही, जब बाइडेन जीत के आए उसके पहले से अमेरिकन पॉलिसी चल रही है। बाइडेन ने अभी 8 जुलाई को बहुत स्पष्ट शब्दों में अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हम 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस को पूरी तरह से विड्रॉ कर लेंगे। वो क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, उसके कारण क्या है, वो मैं अंत में बताऊंगा। अब वो वहाँ से जब विड्रॉ कर ले रहे हैं तो उनका कहना यह है कि अब अफ़गानिस्तान को अपने अंदरूनी मामले अपने को खुद ही देखभाल करनी है, बिना अमेरिकन ट्रूप्स के सपोर्ट के। इस समय वहाँ पे अमेरिका की ने काफ़ी फोर्सेस विड्रॉ कर ली हैं, क्योंकि 2011 के आसपास अमेरिका अब वहाँ अफ़गानिस्तान में करीब 1,40,000 फोर्सेस बाहर की थी। आज वो महज 8,000 नाटो की फोर्सेस हैं और 2,500 अमेरिकन फोर्सेस रह गई हैं एज ऑन डेट, मतलब करीब 10,500 बाहर की फोर्सेस हैं। वो भी अमेरिका ने जैसा कहा है कि वो पूरी तरह से विड्रॉ कर रहा है। अब मैं थोड़ा अफ़गानिस्तान के बारे में बता दूं। अफ़गानिस्तान एक डेमोक्रेसी है, उसकी पॉपुलेशन 2019 के अनुसार करीब 3 करोड़ 22 लाख है। वो लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से वो मतलब ज़मीन से घिरी हुई है। उसके ईस्ट और सदर्न बॉर्डर, मतलब पूर्वी और दक्षिणी जो भाग है वो पाकिस्तान से उसकी सीमाबंदी है। उसका जो पश्चिमी बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो ईरान से बंधा हुआ है, और उसका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, इन 3 से, और चाइना का एक हिस्सा भी उससे छूता है। तो इस तरह से नॉर्थ में उसके 4 देशों से उसके बॉर्डर छू रहे हैं। पुराने समय में ये तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान ये सब रशिया का पार्ट था, तो उस समय यूएसएसआर बुलाया जाता था। यहाँ पे टोटल 34 प्रोविंसेस हैं, 34 प्रोविंसेस, जिसमें से 325 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसकी कुल एरिया अफ़गानिस्तान की 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर, 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर। समझने की दृष्टि से राजस्थान इंडिया में 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और मध्य प्रदेश 3.08 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिला दें तो वो करीब 6.50 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है। उतना ही बड़ा करीब अफ़गानिस्तान है। मैं एक जल्दी से बात और कर दूं, क्योंकि कहाँ पे समस्या आ रही है या आ सकती है। इन 325 डिस्ट्रिक्ट्स में तालिबान का कंट्रोल 76 डिस्ट्रिक्ट्स में, 76 डिस्ट्रिक्ट में वो कंट्रोल करता है। 127 डिस्ट्रिक्ट्स में, 127 डिस्ट्रिक्ट्स में अफगान गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और जो रिमेनिंग 122 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एक बार जब अमेरिकन विड्रॉल हो जाएगा, नेटो की फोर्सेस चली जाएंगी, उसके बाद उसमें अफगान गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी कि तालिबान, ये देखने की बात है। पर ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादातर जगह पे तालिबान ही कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा ये भी बता दूं कि अफ़गानिस्तान यूनाइटेड नेशन का सदस्य है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का सदस्य है, सार्क का सदस्य है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का सदस्य है, ग्रुप ऑफ 77 का सदस्य है, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। मतलब इंटरनेशनली सारी जो विश्व की संस्थाएं हैं उसमें अफ़गानिस्तान का एक अपना रोल और महत्व है। अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री ये है कि अफ़गानिस्तान की, मैं पुरानी हिस्ट्री नहीं ट्रेस कर रहा हूँ, वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से ब्रिटिश और रूस के बीच में ये बफर स्टेट की तरह बहुत सालों तक काम करता रहा। मैं याद दिला दूं, जब हिंदुस्तान का बंटवारा होने का एक बड़ा कारण ये था कि उसमें पाकिस्तान, एक ब्रिटिशर्स को एक चाहिए थी, स्टेट की एक जगह चाहिए थी जहाँ से वो रह के यूएस, मतलब यूके यूएस मिलके इन लोग एक रशिया के ऊपर एक कंट्रोल या एक नज़र रख सकें। और वो उनको ये लग रहा था कि अफ़गानिस्तान के अलावा उनको पाकिस्तान ज़्यादा मतलब दोस्त नेशन लग रहा था, और वो हिंदुस्तान के बंटवारे का एक बड़ा कारण वो भी था। वो किस्सा फिर कभी। यहाँ के बारे में ये बता दूं कि थर्ड एंग्लो अफ़गानिस्तान वॉर हुई 1919 में, और तब उसके बाद वहाँ पे मोनार्की, राजशाही हो गई। वहाँ पे राजशाही चलती रही 1973 तक चलती रही। और इस दौरान जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच की जो प्रॉक्सी वॉर थी, जिसको कोल्ड वॉर भी कई लोग कहते हैं, वो लगातार चलती रही, खींचतान।
उस मामले में अफगानिस्तान का एक वो था कि अफगानिस्तान को यूएसएस से भी सहायता लेता था, यूएसएसआर से भी सहायता लेता था, और उसको मतलब दोनों हाथ में लड्डू थे। उसके दोनों हाथ में लड्डू इसलिए थे कि क्योंकि यूएसएसआर चाहता था कि भाई मेरा एक फ्रेंडली स्टेट रहे, यूएसए चाहता था कि मेरा एक टो होल्ड रहे जिससे मैं कुछ यूएसएसआर को ठीक कर सकूं। तो वो इन दोनों जगह से उसको काफ़ी मदद मिलती रहती थी। 1973 में वहाँ राजशाही का तख्ता पलट हुआ और रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुई, वहाँ से मोनार्की खत्म हो गई। उसके बाद वहाँ पे दूसरी क्रांति उसको बोलते हैं, सेकेंड रेवोल्यूशन ऑफ अफगानिस्तान, वो हुआ वहाँ पे रशिया की मदद से, और एक अफगान कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे बन गई। और अभी तक जो 1973 में रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था उसको अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि कम्युनिस्टों का उस पर ज़्यादा प्रभाव हो गया था, वो माना जाने लगा। और 1970 फिर कम्युनिस्ट यूएसएसआर वहाँ आ गया, यूएसएसआर अफगानिस्तान में आ गया, और 1978-79 से 1992 तक यूएसएसआर की प्रेजेंस रही, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान यूएसएसआर की छत्रछाया में वहाँ इसका शासन चलता रहा। इस बीच में एक और चीज़ बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो साथ साथ चल रहा था। 1994 में ये तालिबान जो आपने नाम सुनना शुरू किया है, ये तालिबान का मूवमेंट शुरू हुआ। तालिबान का मूवमेंट बेसिकली इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का था, जिसको वो कहते थे कि शरीयत से वो चलना चाहिए, कोई भी स्टेट चलनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और ये जब आया तो इसका मूल रूप से स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ते थे वो तालिबान के कोर वो रहे शुरू के, उन्होंने ही इसको हवा दी, और इसके शुरू के कार्यकर्ता वो लोग थे। आपको एक मैंने पढ़ा है, वो एक यूसुफ मलाला की एक किताब है, और उसने बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा है कि कैसे सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, ये जो तालिबान का कितना आतंक पाकिस्तान के उन हिस्सों में भी होने लगा था जहाँ ट्राइबल्स थे। खैर, और सबसे पहले तालिबान ने कंधार पे कब्जा करके अपना कंट्रोल वहाँ किया। तालिबान ने 1996 में रबानी की सरकार को काबुल में अपदस्थ कर दिया, वहाँ से हटा दिया। 1997-98 में तो नॉर्दर्न अलायंस बना अफगानिस्तान में, जो प्राइमरली तालिबान से लड़ने की बात कर रही थी। और उस समय के पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तालिबान की मदद करने के लिए रसद, सामग्री, पैसा, रुपया, कौड़ी, ये सब उन्होंने तालिबान को खूब प्रोवाइड किया कि जिससे वो नॉर्दर्न अलायंस को हरा सकें। 1990 से 2000 मतलब ये जो उस समय का पीरियड था, उसमें ऐसा माना जाता है कि 1990 से 2001 के बीच में करीब 4 लाख अफगानिस्तानी मारे गए। और उसके पहले का जो पीरियड था उसमें भी करीब ऐसा माना जाता है कि करीब 5.5 लाख से 20 लाख अफगानिस्तानियों ने अपनी शहादत दी थी। अब ये जब चलता रहा तो 2001 में अमेरिका ने इन्वेजन किया अफगानिस्तान के ऊपर, और उसका मुख्य कारण ये था कि वो कह रहे थे अफगानिस्तान से कि उसामा बिन लादेन आपके यहाँ छुपा हुआ है, उसको हमें हैंडओवर कीजिए, जिसको देने से उन लोग मना कर रहे थे। तो अमेरिका को एक बहाना मिल गया, रशिया तब तक का प्रभाव खत्म हो चुका था, और ये लोग मतलब अफगानिस्तान में घुस गए। जब दिसंबर 2001 में जब अमेरिका आया तो उस समय जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उसको हटाया गया, और अफगानिस्तान में एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर करज़ई बना। आज 1-2 चीज़ें मैं अफगानिस्तान के बारे में बता दूं कि अफगानिस्तान दुनिया में आज सबसे ज़्यादा इन्फेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट अफगानिस्तान में है। वहाँ का लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पिछले 25-30 साल का जो वहाँ पे जितना संघर्ष हुआ है, जितना खून बहा है, उस देश ने भी बहुत ज़्यादा कुछ खोया है। अब क्या हुआ है कि इधर जब अमेरिका आ गया तो तालिबान थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन तालिबान ने फिर पाकिस्तान में अपना बेस बना के वहाँ से ऑपरेट कर रहा था। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक अच्छी जगह बन गई है पाकिस्तान, जहाँ पे वो ISI के संरक्षण में वो वैसे टेररिस्ट हो जो कश्मीर के ऊपर वो करते हैं, या तालिबान जैसे लोगों को आश्रय देता है। 2011 में यहाँ पे नेटो की मैक्सिमम वो थी प्रेजेंस थी। 2014 में वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और अशरफ गनी जीते,
और ये कायदे पूरी प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन था। इधर भी अफगानिस्तान में अमेरिका के आने के बाद भी बहुत लोग मरे, करीब ऐसा माना था 1.5 लाख लोग अमेरिका के आने के बाद 2021 में मरे। मतलब मैं सिविलियन और मिलिट्री दोनों कैजुअलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं बीच बीच में ये भी बताता चल रहा हूँ, अफगानिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, और करप्शन में ये माना जाता है कि वो जो उनकी जीडीपी का 23% वहाँ केवल घूस में दिया जाता है। उन्होंने इसको वो गेज किया है। ड्रग्स बहुत ज़्यादा ली जाती हैं। अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ ड्रग्स में की ट्रेडिंग और कंजम्पशन दोनों में बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ ये जब खींचतान चल रही थी तो 2020 में जो प्रेसिडेंट गनी हैं, उन्होंने अपने जो विरोधी हैं अब्दुल्ला उनके साथ मिलके एक संयुक्त सरकार, एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप की चीज़ चलाने की कोशिश की है। और उन दोनों के बीच में यह है कि मैं ये मतलब ये चीज़ें ये देखेंगे, तालिबान से रिलेशनशिप की बात अब्दुल्ला देखेंगे, इत्यादि इत्यादि। अब इस बीच क्या है कि अब स्टेज आ गई जहां अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। कुछ अमेरिकन एजेंसीज का कहना है कि अमेरिकन विड्रॉल के 6 महीने के अंदर जो अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, वो कोलैप्स कर जाएगी। इस तरह की भी बात कर रहे हैं। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ अमेरिका विड्रॉ करता जा रहा है, खास करके नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, वहाँ पे तालिबान बढ़ता जा रहा है और तालिबान उस इलाके को अपने प्रभाव में लेता जा रहा है। और मैं ये भी बता दूं, जब अमेरिका और तालिबान का संघर्ष मतलब 2001 से 2021 तक चलता रहा तो दोनों तरफ से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे। सिविलियंस के वायलेशन, उनकी हत्या, उनके अपहरण, ये दोनों तरफ से हो रहे थे। जो बाइडेन साहब का जो उन्होंने एक भाषण दिया है 8 जुलाई को, उसमें कुछ चीज़ें, एक तो विड्रॉल उन्होंने बोला है और उन्होंने कहा है कि राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, जो अफगानिस्तान की महिलाएं और लड़कियां हैं, वो अब अमेरिकन ट्रूप्स उसको नहीं बचाएंगे। अब तो ये अफगान गवर्नमेंट को अपने आप देखना है कि क्या रास्ता निकालें, कैसे उनकी रक्षा करें। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये क्यों विड्रॉ कर रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। अमेरिका 20 साल से वहाँ था, क्यों कर रहा है? उसका बाकी कारण तो ठीक है, बाकी कारण जो भी हो कि अमेरिका का वो बिजनेस नहीं मिल रहा है या जो भी, मुख्य कारण ये है कि अमेरिका अपना फोकस अब मिडिल ईस्ट एशिया से हटा के इंडो पैसिफिक में लगा रहा है। इंडो पैसिफिक में लगाने का क्या कारण है? क्योंकि आज उसका कंपटीशन चाइना से है। तो आज वो अब क्योंकि रशिया पुराना हो गया, अब रशिया से कोई कंपटीशन है नहीं, रशिया टूट फूट गया है। तो आज जो पहले उसका एक कोल्ड वॉर चलती थी रशिया से, उसकी जगह आज उसका कंपटीशन चाइना से है। और अब वो कंसंट्रेट करना चाहता है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि इंडो पैसिफिक का मैं ये बता दूं, जो साउथ सी चाइना है, उसमें चीन ने एक बड़े नेवल उसको बढ़ाया है, अपनी नेवी को। और इधर क्या हो रहा है कि यूएस से ज़्यादा, ऐसा कहा जा रहा है कि कागज़ में, नंबर्स में अब चीन की नौसेना यूएस से ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब एक और चीज़ समझ लीजिए कि जो मिडिल ईस्ट में है, वहाँ यूएस के डिफेंस बजट का आर्मी के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन अब उसको वो चेंज करना है, क्योंकि अगर उसको इंडो पैसिफिक देखना है, चाइना को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसी बनानी है, तो उसको नेवी और एयरफोर्स पे ज़्यादा खर्च करना है। तो वो अपना खर्चा आर्मी की तरफ से कम करके अब नेवी और एयरफोर्स को ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा आक्रामक बनाने की कोशिश करेगा। एक और चीज़ समझ लीजिए कि दुनिया में अमेरिका के बाद जो नंबर 2 और नंबर 3 नंबर की इकॉनमीज़ हैं, वो चाइना और जापान है, वो भी इंडो पैसिफिक में आती हैं। आप ये भी चीज़ समझ लीजिए कि इंडो पैसिफिक में दुनिया की 60% आबादी रहती है। ये भी ज़रूरी है कि दुनिया की जो 10 में से 7 सबसे बड़ी आर्मी है, वो भी इंडो पैसिफिक में है। एक चीज़ और समझ लीजिए, इंडो पैसिफिक की जो साउथ चाइना सी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें दुनिया का 1/3 शिपिंग उसी में से होके जाता है। तो इसके लिए इस वजह से ये बिल्कुल सीधी बात है। यूएस का कोई ये नहीं, यूएस देखिए जहाँ जाता है अपने बिजनेस के फायदे के लिए जाता है। आज यूएस को ये लगता है कि मेरा बिजनेस का फोकस इंडो पैसिफिक में होना चाहिए, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे वहाँ पे ज़्यादा है, नहीं तो चाइना उसको बाहर कर देगा। मेन ये है। अब बात आती है कि इंडिया, भारत, हम लोग कहाँ खड़े हैं? क्योंकि एक ज़माने में पेशावर जो अफ़गानिस्तान का पार्ट था, उस पर सिखों ने उस पर कब्जा किया था, वो हिंदुस्तान का पार्ट भी रहा है। तो आज हिंदुस्तान को क्या करना है? और हिंदुस्तान अपनी तरफ से अफ़गानिस्तान से हरदम
दोस्ताना रिश्ते रखने की कोशिश करता रहा है। अभी भी वो शाहतूत बांध जो बन रहा है उसको बनाने में मदद कर रहा है। कोविड की वैक्सीन भी जो सबसे पहले हमने भेजी थी वो अफगानिस्तान में भेजी थी, इसीलिए कि हम चाहते थे कि हमारा उससे रिलेशनशिप ठीक हो। हम लोग चाहते ये थे कि यूएस जब विड्रॉ कर रहा था अफगानिस्तान से, तो वो कुछ शर्तें तालिबान के साथ रखता, खास करके जैसे प्रेजेंस ऑफ अल कायदा, ये सब मतलब अफगानिस्तान की धरती से नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूएस तो अपना ही देखता है, वो दूसरे किसी का उससे मतलब नहीं है उसको। अब हिंदुस्तान के लिए क्यों मुश्किल हो रहा है? हिंदुस्तान के लिए मुश्किल इसलिए हो रहा है कि ऐसा लगता है कि थोड़ा तालिबान का दबदबा अफगानिस्तान में ज़्यादा हो जाएगा, और जो बेसिकली इंडियन फोकस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, वो अब पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान में अपना बेस उन्होंने एलोकेट कर लिया और वो वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। तो अगर वो तालिबान का दबदबा बढ़ता है और तालिबान और ये लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बीच में अच्छा तालमेल है, तो हिंदुस्तान के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा होगी। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान को ये देखना है कि यूएस के विड्रॉल के बाद इंडिया का पॉलिटिकल, इंडिया का आर्थिक, इकोनॉमी और इंडिया की सुरक्षा, सिक्योरिटी किस तरह से महफूज रहती है, और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते, जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है, जो उनकी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको हम कितनी ताकत दे पाते हैं, ये भी आने वाला समय बताएगा। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।